जो बच्चे सोच रहे हैं कि आगे समय नज़दीक आएगा तो हम टेस्ट वगैरह ये सब प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे कोई सफलता नहीं मिल पाए, इसलिए अभी से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। मैथ में दो तीन तरीके से एक जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तीन तरीके से बनते हैं। उसमें जो शॉर्ट तरीका होता है उससे, और मॉक टेस्ट देते हुए स्पीड अपने आप आ जाता है। मैथ रीजनिंग मिला के 55 मस्ट है। मस्ट मैक्सिमम तो आप 60 भी ला सकते हैं, लेकिन 55 मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो जीएस और करंट अफेयर्स होते हैं उसमें तो कुछ कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें निगेटिव पॉइंट ज़्यादा आने की आशंका होती है। लूसेंट पे ज़्यादा फोकस किए थे, और बाकी जो प्लेटफॉर्म में आती है और जो करंट अफेयर्स आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो भी 10 मार्क्स देखा जाता है। जितना ज़्यादा मतलब मॉक टेस्ट लगातार एक दिन में 2-3 लगाइए और उसको सोल्व कीजिए, इससे आपका टाइमिंग में मतलब कि अच्छा थी आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी टाइमिंग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आते हैं, उसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें पीटी का रिजल्ट तो आसानी से हो गया था, पर मेंस में हिंदी का जो पेपर था उसमें पेपर में कुछ फॉल्ट हो गया था, इसलिए मेरा रिजल्ट अधूरा रह गया। लास्ट टाइम पे मैथ को हमेशा कंटिन्यू रखें, और जो जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग तो मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, हर दिन में 2 बार 2 टेस्ट दीजिए। टेस्ट देते समय अगर नंबर कम भी आए तो उस पर मतलब कि घबराना नहीं है, देते देते रिजल्ट अच्छा ही आता है। जिंदगी तो बहुत आगे तक है, इसलिए घबराना क्यों, आप मेहनत कीजिए, आपको तो सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर उम्मीद की किरण सेल चल रही है, जो कि 13 और 14 दिसंबर 2024 तक वैलिड होगी। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 395 रुपये में मिल जाएगा, यानी 395 में मिल जाएगा। इस ऑफर का लाभ आप 14 दिसंबर 2024 तक ही उठा सकते हैं, रात के 11 बजे तक। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। इसके साथ ही यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है रजनीश जी, जो कि CCTC में पोस्टेड है। और जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोगों को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे और यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनसे जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं रजनीश कुमार, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। अभी किस में पोस्टेड है? अभी CCTC सियालदह। आपने रेलवे को चुना या फिर इससे पहले आपने किसी और चीज को चुना था कि रेलवे में ही आपका अट्रैक्शन था? नहीं, सबसे पहले तैयारी में तो रेलवे पर ही फोकस था मेरा, और कुछ कुछ बीएड डिग्री भी किए हुए हैं। बीएड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। एजुकेशन ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ में बीएड भी है। और आपका जो 12th स्ट्रीम था वो साइंस था या फिर आर्ट्स था? साइंस था। इंटरमीडिएट साइंस में था। और जैसा कि अभी रेलवे की वैकेंसीज आई हुई है, सारे कोई ने एनटीपीसी का फिलअप कर दिया है, तो इस बार एग्जाम कैसा कंपटीशन होने वाला है? क्योंकि वैकेंसी लगभग 11,000 एनटीपीसी, तो वैकेंसी ये कंपटीशन कैसे होने वाला है? अभी तो एनटीपीसी बहुत दिनों से 2019 के बाद से फिलहाल अभी आया है, 5 साल के बाद, तो एग्जाम तो टफ ही होगा, कंपटीशन भी लेवल उसका टफ ही आएगा। आप पहले के तरीके से आपका क्वेश्चन है जो हाई लेवल का थोड़ा हो जाएगा। अब रजनीश जी से जानेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं। मैथ आपने कहाँ से पढ़ा था? मैथ हम बिहार शिफ्ट में रहकर तैयार किए थे, और मैथ तो पहले से ही मतलब भैया के द्वारा पढ़े थे, लेकिन टीचर में सिर्फ हम मैथ का और रीजनिंग का क्लास विभूति सर के यहाँ किए थे। ऑफलाइन। और बुक की बात करें तो आपने कौन सा बुक चूज किया था? बुक महेश मिश्रा, RS अग्रवाल, उसी बुक से मैथ का तैयारी किए थे। और रीजनिंग तो
बस सर के द्वारा पढ़ाए गए वर्बल कोई रीजनिंग से। कोई बच्चा अगर मैथ्स की तैयारी करनी चाहे, जिसका एकदम मैथ्स वीक है एकदम, तो बेसिक से कौन सा बुक को चूज करे, हो कहाँ से पढ़े हो? बेसिक RS अग्रवाल ठीक रहेगा उसमें, क्योंकि बेसिक से मतलब दिया हुआ है उसमें, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है, बस उस पर फोकस करते रहना है, क्वेश्चन पे लगातार मतलब कि क्वेश्चन बनाते रहना है। और मैथ्स को वो कैसे करके पढ़े? मैथ्स को सिलेबस पहले देखे या फिर डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाने जाए? नहीं, पहले सिलेबस से पूरा मतलब पूरा जो चैप्टर था उसको पूरा कर लिए, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। आपने मैथ में मॉक टेस्ट लगाया था क्या? मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगा रहे थे। किससे? ऑफलाइन मतलब जो प्लेटफॉर्म का बुक होता है उससे। और मैथ को अगर मैथ में स्पीड बढ़ानी हो किसी को, कम समय में करना हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे? मैथ में 2-3 तरीके से एक जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 तरीके से बनते हैं। उसमें जो शॉर्ट तरीका होता है उससे, और मॉक टेस्ट देते हुए स्पीड अपने आप आ जाता है जब। तो जैसा कि एग्जाम में बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे वो जो प्रोसेस सीख कर जाते हैं, जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताया, वो भूल भी जाते हैं बहुत जगह। तो उसको याद रखने के लिए क्या करे? वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे या क्या करे? वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मतलब तैयारी में रहना चाहिए और रिवीजन करते रहना चाहिए मैथ में। अगर छोड़ देते हैं बीच में, अगर सोचते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में देंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैथ में रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैथ में सब रिवीजन बहुत चाहिए, क्योंकि मैथ का वेटेज, मैथ और रीजनिंग का वेटेज एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब पहले तो 40% 30% के मतलब क्वेश्चन आते थे, अब है जो 50% मैथ और रीजनिंग दोनों आते हैं। जैसे कि मैथ्स का 30 क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT 1 में, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो 30 60 हो गए क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चन में कितना करना सेफ होगा मैथ्स और रीजनिंग मिला के? मैथ रीजनिंग मिला के 55 मस्ट है। मस्ट। मैक्सिमम तो आप 60 भी ला सकते हैं, लेकिन 55 मिनिमम होना चाहिए। मतलब 55 होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि बाकी जो GS और करंट अफेयर्स होते हैं उसमें तो कुछ कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें निगेटिव पॉइंट ज़्यादा आने की आशंका होती है। मैथ में कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो? हल्का फुल्का ज्योमेट्री में, और बाकी सब ठीक। तो एग्जाम में ज्योमेट्री का क्या रोल है? ज्योमेट्री को बच्चे ज्यादा करे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ज्यादा। ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज्योमेट्री में कमांड होना चाहिए। ज्योमेट्री में कमांड होना चाहिए। अब रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग, जैसा कि रीजनिंग का लेवल क्या रहता है एग्जाम का? रीजनिंग का लेवल पहले के अनुकूल तो बहुत ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी का रहता है। जैसे सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता है जिसपे मतलब कि अनुसरण करने वाला आता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आते हैं। उसमें बच्चे रॉन्ग कर ही देता है, हो ही जाता है ना। उसमें रॉन्ग होने की आशंका ज़्यादा रहती है। और बच्चा अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आते हैं, और उसका सिलोजिज्म जैसा आपने बोला, तो उसमें अगर उसका 3 बनता है, 2 नहीं बन जाता, उसको स्किप कर देना चाहिए या उसको देना ही चाहिए ध्यान उसको? नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर टाइमिंग मिले तो फिर से दोबारा फोकस कर लेना चाहिए। ऐसे रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन, अगर जिसमें जो क्वेश्चन बनाने में मतलब फंस जाते हैं लोग, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसको छोड़कर आगे ही बढ़ना। और रीजनिंग में क्या करें? रीजनिंग में मान लीजिए 10 चैप्टर्स है पूरे, तो चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करें या फिर डायरेक्ट मॉक टेस्ट से तैयारी करें? नहीं, वो तो रीजनिंग में मॉक टेस्ट देते देते वो अपने आप आ जाता है, उसका चैप्टर कवर हो जाता है। चैप्टर कवर हो जाता है। सिर्फ मैथ में है जो रिवीजन करते रहना चाहिए। रीजनिंग में अपने आप जब टेस्ट लगाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी लगाते हैं, उसमें अपने आप आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में कितना समय दे एक दिन में कम से कम? रीजनिंग में क्या 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा काफी है? 1 घंटा काफी है। मैथ में तो 2-3 जितना लगाइए, बाकी जीके जीएस पे छोड़िए। अब जैसा जीके जीएस 40 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें साइंस भी कुछ रहता है, तो जीके जीएस को आपने कैसे किया था 40 नंबर के 40 क्वेश्चंस के लिए? जीके जीएस लुसेंट पे ज़्यादा फोकस किए थे, और बाकी जो प्लेटफॉर्म में आती है
और जो करंट अफेयर्स आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो भी 10 मार्क्स देखा जाता है। करंट अफेयर आपने कहाँ से किया था? करंट अफेयर जो सामान्य ज्ञान दर्पण है और प्रतियोगिता दर्पण है, उससे तो लगाया था। और जीएस के बारे में आपने जैसा बोला कि जीएस आपने लुसेंट से पढ़ा था, तो लुसेंट को कितने बार खत्म करना चाहिए, लुसेंट बुक को, और उसको पढ़ने का क्या तरीका है? लुसेंट को 2 से 3 बार खत्म कीजिए, याद हो जाता है तो अच्छी बात है। और कैसे उसको रट के पढ़ना है, क्या करना है? नहीं, अगर रट के क्या, उसको मतलब समझ के भी पढ़ सकते हैं। जीएस को याद करने का सबसे तरीका क्या, ग्रुप स्टडी हो सकता है? हाँ, सबसे अच्छा तरीका, हम तो पहले बैच में मतलब सभी लोग के साथ, जो 30 स्टूडेंट का ग्रुप है, 40 स्टूडेंट का, उसके साथ मॉक टेस्ट लगाते हुए 2 घंटे का मतलब कि क्लास चलता था। उसमें एक लोग मतलब क्वेश्चन बोलते थे, हम लोग पीछे से आंसर, और बाद में जो समझ में नहीं आता था उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा के समझा दिया। मतलब डिस्कशन होता था? डिस्कशन, उससे काफी बेनिफिट हुआ है। काफी बेनिफिट, ग्रुप का रोल है जो बहुत अहम है। और एग्जाम में साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस को आपने कहाँ से किया था? साइंस का भी क्या लुसेंट से किया था? लुसेंट का साइंस का भी आता है? साइंस का लुसेंट से नहीं किया था, वो बेसिक जो बुक होता है मैट्रिक इंटर, इससे एनसीईआरटी से किया था आपने? हाँ, एनसीईआरटी से जो भी मतलब कि पढ़ते थे मैट्रिक इंटर, उसी का लेवल तो साइंस आता है। तो मतलब बेसिक बुक से आपने किया है कवर? बुक से किया। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या आपकी सेम स्ट्रेटेजी थी, या फिर सीबीटी 1 से ज्यादा मेहनत किए थे? सीबीटी 1 से ज्यादा, क्योंकि सीबीटी 1 में तो बहुत सारे लड़के आते हैं जो मतलब कि 50% ऐसे ही कमजोर विद्यार्थी भी रहते हैं, लेकिन जब मेंस की तैयारी की बात आती है तो फिर स्ट्रेटेजी ज़्यादा देना पड़ता है, उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा हार्ड रहता है क्या? क्वेश्चन लेवल नहीं, क्वेश्चन लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट 10% का डिफरेंट, लेकिन टाइमिंग का उसमें ज़्यादा हम रोल होता है। और एग्जाम में टाइम्स कम रहती है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करे बच्चे? मेंस की तैयारी में तो टाइमिंग का ज़्यादा होता है, टाइमिंग का, इसलिए जितना ज़्यादा मतलब मॉक टेस्ट लगातार एक दिन में 2-3 लगाइए और उसको सोल्व कीजिए, इससे आपका टाइमिंग में मतलब कि अच्छा थी आएगा। टाइमिंग में एक्यूरेसी होगी अच्छी ना, एक्यूरेसी बढ़ेगी टाइमिंग से। और एग्जाम में बच्चों का प्रेशर रहता है, जो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जानते भी है और एग्जाम में बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं, उसके लिए भी क्या क्या करना चाहिए? प्रेशर रहता है वो बहुत। क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, और बाद में जब लास्ट में जब अगर टाइमिंग अगर 10 मिनट भी रहती है तो फिर से क्वेश्चन देखिए। जैसा कि टाइपिंग के लेकर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वो टाइपिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद करे या फिर एग्जाम से पहले ही टाइपिंग स्टार्ट कर दे। टाइपिंग का तो रोल एग्जाम के बाद ही होता है, लेकिन अगर टाइमिंग इवनिंग टाइम में अगर समय मिले तो आधा घंटा उस पर फोकस कर सकते हैं। एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल है, जो पिछले साल पूछा जाता है उस सब का रोल क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर का रोल मतलब उस तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आते हैं, उसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट भी हो जाता है, क्योंकि 5 साल आगे निकल जाता है हर एग्जाम में, तो क्वेश्चन तो अलग प्रकार के आ जाते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं, मतलब डिफरेंट प्रीवियस जितने एग्जाम लिए उसको एक बार पढ़ना चाहिए, उसको एनालिसिस मिलती है। एनालिसिस, उससे पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल किस स्तर का, मतलब किस एग्जाम में किस स्तर का क्वेश्चन आता है। आपके सीबीटी 1 में रॉ मार्क्स कितने थे? 72। और नॉर्मलाइजेशन मार्क? नॉर्मलाइजेशन भी 75 के आसपास। सीबीटी 2 में? सीबीटी 2 में 84 मार्क्स। एक अप्रोक्सीमेट सैलरी बताइए बच्चों को मोटिवेशन के लिए। अप्रॉक्स में 40,000 मिलेगा। और एग्जाम में रूटीन का क्या रोल है, अपने रूटीन फॉलो करते क्या कुछ? नहीं, रूटीन अपने तरीके से मतलब जो जिससे जो जैसा संभव हो सके, ऐसे हम लोग का रूटीन बना हुआ था कि शाम में 7 से 9 पढ़ना है, सुबह मॉर्निंग में मतलब कि सुबह 6 से 8 बजे तक भी, फिर नाश्ता करने के बाद 2 घंटा, और जैसा कि टेस्ट वगैरह ग्रुपिंग में जो चलता है दोपहर में दे देते थे।
और जैसा कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और उनके फैमिली रिलेटिव्स बहुत सारे बोलते हैं कि ये बच्चा तैयारी कर रहा है बहुत दिनों से, इसका कुछ हो नहीं रहा है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? आपको भी सुनने मिला था क्या? हाँ, ऐसा मिला था, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जब तक कि आप अपना अपना अच्छे तरीके से मेहनत करते जाइए, बाद में रिजल्ट तो आ ही आएगा ही। तो पहले और अभी के लाइफ स्टाइल में क्या किया? अभी वो लोग कैसा बिहेवियर करते हैं? पहले भी बोलते होंगे, अभी कुछ और? नहीं, जिंदगी तो बहुत आगे तक है, इसलिए घबराना क्यों है। आप मेहनत कीजिए, आपको तो सफलता मिलेगी। मतलब वो डिमोटिवेट नहीं होना है इसमें? डिमोटिवेट नहीं होना है। जब आप उस पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। इससे पहले आपने और भी कोई एग्जाम दिया था क्या? हाँ, इससे पहले बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिए थे। उसमें पीटी का रिजल्ट तो आसानी से हो गया था, पर मेंस में हिंदी का जो पेपर था उसमें पेपर में कुछ फॉल्ट हो गया था, इसलिए मेरा रिजल्ट अधूरा रह गया। इसके बाद अभी आने वाले समय में और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अभी हाँ जारी है। जब तक जैसा कि आपने बोला कि बीएड किया, तो और भी कुछ बीएड किए हैं तो हाँ, अगर टीचर में अगर इंटर लेवल का में अगर प्रिपेयर्ड कर जाते हैं तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे जो बच्चे अभी दिसंबर में टेक्नीशियन के होने वाली है, तो उनको बता दीजिए कि वो सीरियस होकर कैसे पढ़े अभी, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। लास्ट टाइम पे वो क्या करें? लास्ट टाइम पे मैथ को हमेशा कंटिन्यू रखें, और जो जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करें। और मैथ रीजनिंग तो मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, हर दिन में 2 बार 2 टेस्ट दीजिए। टेस्ट देते समय अगर नंबर कम भी आए तो उस पर मतलब कि घबराना नहीं है, देते देते रिजल्ट अच्छा ही आता है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि मेरा 100 में आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। नहीं, वैसा कोई सेट होता है जो कि मतलब कोई प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें कि कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन और भी मगर मैथ कंटिन्यूअस अगर अच्छा है तो फिर डरने की क्या बात है, फिर तो रिजल्ट होगा ही। अब बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया एनटीपीसी का, लेकिन वो अभी पढ़ाई नहीं करे, बोले एग्जाम डेट निकलेगा तब हम पढ़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो फिर बहुत कठिनाइयाँ आएगी एग्ज़ाम के समय, क्योंकि कंपटीशन में तो अभी अगर देखा जाए तो अगर 11,000 फॉर्म फिलअप हुआ है, फॉर्म के लिए अप्लाई आया है तो कम से कम तो 70-80 लाख या करोड़ भी पहुंच जाते हैं फॉर्म जी। अगर उसमें अगर 50% हटा भी दिया जाए तो कम से कम 50 लाख स्टूडेंट तो कंपटीशन में है ही। तो इसलिए कभी भी मतलब कि एग्ज़ाम के समय फोकस करते रहना चाहिए। ये ना हो कि आप एग्ज़ाम नज़दीक आया तो तैयारी करने में जुट जाए, इसलिए हमेशा पहले से ही प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। एक फाइनल स्ट्रेटेजी बता दीजिए, जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनके लिए बता दीजिए कि वो कैसे पढ़ें, अभी अपने रूटीन को कैसे एडजस्ट करें, वो बता दीजिए कैसे कैसे पढ़ें। अगर जो एग्ज़ाम टेक्नीशियन या एलपी का डाले हुए हैं उनके लिए तो पहले मॉर्निंग अगर सुबह में 4 बजे उठकर अगर 4 से 6 शांति का समय था, सोने का समय नहीं, वो जग के अगर 4 से 6 पढ़ें और फिर फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके फिर 8 से 10 तैयारी करें। फिर अगर दोपहर में खाना खाने के बाद 2 घंटे रेस्ट ले सकते हैं, मतलब कि अगर उसमें अगर कोई गेम वगैरह चेस वगैरह या कुछ वैसा बैठ के इंटरटेन कर सकते हैं, बाकी फिर शाम में तैयारी कीजिए। और एनटीपीसी वाले लोग के बोल दीजिए, उनका एग्जाम शायद नेक्स्ट ईयर में हो, 2025 में, जनवरी मार्च के बीच में। पहले से तो अभी जो एग्ज़ाम लेने वाला जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फोकस में आ गई है, तो एग्ज़ाम तो जल्दी ही लिया जाता है समय पे, मतलब जिस टाइम में अगर उसका रूटीन होता है उस समय ले लिया ही जाता है। इसलिए अभी से ही तैयारी वो शुरू कर दें। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आगे समय नज़दीक आएगा तो हम टेस्ट वगैरह ये सब प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे कोई सफलता नहीं मिल पाए, इसलिए अभी से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। दोस्तों, आपने इस चैनल पे देखा रजनीश जी का इंटरव्यू,
जो कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना आपके लिए काफी यूजफुल होगा ये वीडियो। और जो भी इस चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। थैंक यू।